बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्ट का जो मतलब है हमारे पास होता है टू थिंक डीपली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग। तो हमारे पास हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग उसको कहते हैं जब हम किसी सर्टेन सिचुएशन के बारे में या इवेंट के बारे में डिटेल में सोचते हैं, मतलब डीप थिंकिंग करते हैं और फिर उसके बाद उस सिचुएशन के बारे में लिखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव राइटिंग। अब reflective writing is a practice in which the writer describes a real or imaginal scene, event, interaction, express feelings about your reaction of personal experience, and tell the readers how you felt before, during, and afterwards. रिफ्लेक्टिव राइटिंग में जो हमारे पास कोई सिचुएशन पेश आई है, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि हुआ क्या था, अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखते हैं कि उस वक्त हमारे जो फीलिंग्स थी, इमोशंस थी, वो क्या थी, और फिर उसके बाद मतलब रीडर्स को बताते हैं कि जो उस सिचुएशन है उससे पहले हमारी फीलिंग्स क्या थी, उस सिचुएशन के दरमियान में क्या थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी फीलिंग्स सेम रही, चेंज हो गई, हमारे साथ क्या हुआ। ये सारी चीज़ें हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग में लिखते हैं। रिफ्लेक्शन यूजुअली कम्स एट द एंड, शुड लुक बैक ऑन योर एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट। अब रिफ्लेक्शन हम हमेशा किसी पास्ट इवेंट पे करते हैं क्योंकि फ्यूचर का तो हमें पता नहीं होता। तो हमारे पास पास्ट में जो इवेंट हुआ है या कोई सिचुएशन हुई है, हम उसके बारे में जब सोचते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिव राइटिंग हमारे पास हमेशा पास्ट टेंस में हम लिखेंगे क्योंकि हमारे पास पास्ट इवेंट है ना, उसके बारे में हम लिख रहे हैं, तो हम उसको पास्ट में डिस्क्राइब करेंगे। फीलिंग्स एंड रिएक्शंस विल बी देयर इन रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंड व्हाई यू बिहेव द वे यू डिड। अब हम उसके बारे में डीप थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकली हम सोचते हैं कि उस वक्त हमारे पास जो सिचुएशन हुई, हमने उसमें कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैसे बिहेव किया और क्यों किया। हमने मतलब जो भी किया उस सिचुएशन में वो क्यों किया। एक्सपीरियंस विच लीड्स टू डिसीजंस। हम हमेशा कहते हैं कि एक्सपीरियंस से ही बंदा सीखता है, ठीक है। तो हमारे पास हमारी जो हमने एक्सपीरियंस किया है कोई पास्ट इवेंट में, हम सोचते हैं कि फ्यूचर में अगर हमारे पास दोबारा ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम फ्यूचर डिसीजंस लेते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे। लुकिंग एट एक्सपीरियंस फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, मतलब डिफरेंट जो है तो पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं। तो हम वो जो एक्सपीरियंस है उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। और हम क्रिटिकली उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं एंड एवेल्युएट करते हैं कि हमारी नॉलेज एंड स्किल्स बेहतर हुई, नहीं हुई, उस टाइम हमने जो है तो जो नॉलेज यूज़ की, जो स्किल्स यूज़ की, इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं और एवेल्युएट करते हैं। रिफ्लेक्टिव एक्सप्रेशन फ्रेजेस एग्जाम्पल। अब कौन कौन से ऐसे फ्रेजेस हैं जो हम अपनी रिफ्लेक्टिव राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ देम आर बट नाउ एज आई लुक बैक, रिमेंबरिंग मेक्स मी फील, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, रिमेंबरिंग दिस हैज़ मेड मी रियलाइज, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई आई फेल्ट दैट वे। तो ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं या फ्रेजेस हैं जो हम अपनी रिफ्लेक्टिव राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल राइटिंग will probably be a memory of something that has happened to you, will include thoughts and feelings, and written in the first person. हमारे पास पर्सनल नेम से इंडिकेट होता है कि पर्सनल राइटिंग में हम उस चीज़ के बारे में लिखेंगे जिसमें आप इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो वो आपकी कोई पास्ट मेमोरी भी हो सकती है जो किसी एक्सपीरियंस की हो, जो आपके साथ हुआ हो, और उसमें आपकी थॉट्स और फीलिंग्स भी इंक्लूड होगी। एंड इट इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। हमारे पास हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हमारे पास आई और वी होते हैं क्योंकि ये हम अपने किसी एक्सपीरियंस या किसी मेमोरी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखते हैं। ये आपके पास MCQs भी आ सकता है कि हम पर्सनल राइटिंग जो है तो कौन से प्रोनाउन में लिखते हैं। नाउ ये आपके पास आपका कोई शॉर्ट सा असाइनमेंट है, एक्टिविटी है। चूज़ वन टॉपिक और चूज़ एन इवेंट फ्रॉम योर लाइफ दैट यू फील फिट्स द पर्सनल रिफ्लेक्टिव क्राइटेरिया एंड राइट एन एसे ऑन इट। आपके पास आपकी कोई भी मेमोरी हो या कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, पास्ट इवेंट हो जिसमें आपको लगे कि आप उस पर रिफ्लेक्टिव राइटिंग कर सकते हैं, आप टॉपिक सेलेक्ट करें और उस पर कोई रिफ्लेक्टिव एसे लिख दें। अब वर्क इन स्टेजेस आप किस तरह से लिखेंगे। स्टेज 1 में प्लान है, माइंड मैप, ब्रेनस्टॉर्म एंड लिस्ट आइडियाज़। आप बस डायरेक्ट पेन और जो कॉपी है वो लेके आप लिखना नहीं स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट यू हैव टू प्लान, माइंड मैप बनाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है,
डिफरेंट आइडियाज़ को लेके एंड देन लिस्ट आइडियाज़। आपने उस सिचुएशन के बारे में सोचना है कि आपको क्या क्या लिखना है, फिर उसके बाद लिस्ट आइडियाज़, आपने आइडियाज़ लिखनी है। रफली आप एक स्केच बना लें। स्टेज 2 में नंबर द आइडियाज़ टू ऑर्गेनाइज पैराग्राफ्स। अब प्रायोरिटी के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपने पैराग्राफ्स को ऑर्गेनाइज करना है। जो आइडियाज़ आपने रफली लिखे थे, अब उसको आपने नंबरिंग देनी है कि फर्स्ट आप किस चीज़ को डिस्कस करोगे, सेकंड किसको करोगे, थर्ड किसको करोगे। एंड स्टेज 3 में देन राइट द ऐसे, फिर आप अपना ऐसे लिखना स्टार्ट कर दें। अब हमारे पास डिफरेंट रिफ्लेक्टिव मॉडल्स हैं जिसको यूज़ करके हम अपनी रिफ्लेक्टिव राइटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो है गिब्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग। गिब्स मॉडल हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज रिफ्लेक्टिव मॉडल है क्योंकि ये हमारे पास बहुत इजी है। जो गिब्स साइकिल है ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए। इसमें हमारे पास 6 स्टेजेस आती हैं जो आपसे अक्सर एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि गिब्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग में हमारे पास कितनी स्टेजेस होती हैं। सो देयर आर 6 स्टेजेस। फर्स्ट वन हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, सेकंड फीलिंग्स है, थर्ड इवेल्युएशन, फिर फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ कंक्लूजन एंड द सिक्स्थ वन इज एक्शन प्लान। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास हम लिखते हैं उस सिचुएशन या इवेंट के बारे में, दैट व्हाट हैपेंड, उस वक्त क्या हुआ था, ठीक है। फिर फीलिंग्स में व्हाट वर यू थिंकिंग एंड फीलिंग, कि जब वो सिचुएशन पेश आई या वो इवेंट हुआ तो तब आपकी फीलिंग्स क्या थी, आप क्या सोच रहे थे। ये सारी चीज़ें आपने फीलिंग्स में लिख देनी है। फिर इवेल्युएशन, व्हाट वाज गुड एंड बैड अबाउट द एक्सपीरियंस। अब आपने उस सिचुएशन के बारे में सोचना है कि उस सिचुएशन के गुड पॉइंट्स क्या थे और बैड पॉइंट्स क्या थे। अब अगर कोई गुड सिचुएशन है या कोई गुड मेमोरी है आपकी, कोई इवेंट है, तो उसमें आप पॉजिटिव पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके पास या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है आपका, तो उसमें आप जो बैड पॉइंट्स है वो लिख सकते हैं। लेकिन इफ़ देयर इज़ अ सर्टन सिचुएशन या कोई एक्सपीरियंस है जिसकी गुड पॉइंट्स भी है और बैड पॉइंट्स भी है, तो फिर इवेल्युएशन में आपने दोनों लिखनी है, उसकी गुड पॉइंट्स भी लिखनी है, बैड पॉइंट्स भी लिखनी है। फिर द फोर्थ वन इज एनालिसिस, व्हाट सेंस कैन यू मेक आउट ऑफ द सिचुएशन। अब एनालिसिस में हम उस सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। एनालिसिस का मतलब है जो हमारे पास डिटेल्ड एग्जामिनेशन होती है किसी इवेंट की या किसी चीज़ की, उसको हम एनालिसिस कहते हैं। अब आपने डिटेल्ड एग्जामिनेशन करनी है उस सिचुएशन की, कि मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उस सिचुएशन के बारे में सोचना है। आपने फैक्ट्स, फिगर्स देनी है कि उस सिचुएशन में आपने जो रिस्पॉन्ड किया, क्यों किया, कैसे किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने एनालिसिस में लिखनी है। कंक्लूजन में व्हाट एल्स कुड यू हैव डन। अब कंक्लूजन में आपने सारी चीज़ों का कंक्लूजन लिख देना है, या आप जो है तो अल्टरनेटिव्स उसमें लिखते हैं कि आपके पास और कौन कौन सी ऑप्शंस थी। अब पास्ट में तो वो एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, आपने एक सर्टन वे में बिहेव भी किया है, रिस्पॉन्ड भी किया है, लेकिन आप उस वक्त और किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते थे या और कौन से अल्टरनेटिव्स, कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते थे, ये सारे आपने कंक्लूजन में लिख देनी है। एंड देन द एक्शन प्लान, इफ़ इट अरोज अगेन व्हाट वुड यू डू। अब अगर दोबारा से आपके साथ सेम सिचुएशन पेश आई या सेम इवेंट पेश आया, तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे, आप क्या जो है तो डिसीजंस लेंगे, क्या जो है तो आप अपने नॉलेज या स्किल्स या पास्ट एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा है वो यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके एक्शन प्लान में आती हैं। फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास जो मॉडल है दैट इज़ बॉर्टन्स डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। बॉर्टन्स डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हमारे पास 1970 में आया था। ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल है, फ्रेमवर्क है हमारे पास। इसमें हमें जो है तो मतलब किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इट बेसिकली इन्वॉल्व्स 3 क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट, सो व्हाट एंड नाउ व्हाट। दीज आर द 3 बेसिक क्वेश्चंस जो हम बॉर्टन्स डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में यूज़ करते हैं। अब व्हाट हैपन, के हुआ क्या था, तो आपने जो सिचुएशन है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आइडेंटिफाई द एक्सपीरियंस एंड डिस्क्राइब द डिटेल्स। अब जो एक्सपीरियंस है आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन करनी है कि हुआ क्या था उस टाइम। सो व्हाट, अंडरस्टैंड दिस, कुड आई हैव डन डिफरेंटली, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। अब सो व्हाट में आपने आंसर करना है, आपने इस सिचुएशन से क्या सीखा, क्या एनालाइज करना है आपने सिचुएशन को, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, आपने अंडरस्टैंड करना है कि अब अगर आपने उस टाइम किसी सर्टन तरीके से बिहेव किया या रिस्पॉन्ड किया तो क्यों किया, और आप मतलब और कौन से अल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस यूज़ कर सकते थे। इट्स द सेम थिंग।
Now what I need to do to make things better, it will be the consequence of my action. Explore alternatives and plan thoughtful action. अब हमारे पास नाउ व्हाट में आपने आउटकम्स लिखने हैं कि आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपके जो आउटकम है उसको बेटर बना सकता है। ठीक है, जो आपके कॉन्सिक्वेंस है, आपने जो एक्शंस किए हैं उसके कॉन्सिक्वेंस है उसको बेटर बना सकता है। एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स एंड प्लान थॉटफुल एक्शन। जिस तरह से हमने उधर किया था ना कंक्लूजन में, और फिर उसके बाद एक्शन प्लान था, इट इज़ द सेम थिंग। आपने जो है तो सोचना है कि आप और कौन से अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर आपके साथ ये वाक़या दोबारा से पेश आया तो आप और कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, कौन से अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। आपने अपना एक्शन प्लान बनाना है। जॉन्स मॉडल 1994 वर्जन, हमारे पास ये थर्ड मॉडल हो गया रिफ्लेक्टिव राइटिंग का। हमारे पास जो जॉन्स मॉडल है ये हमारे पास क्रिस्टोफर जॉन्स ने पेश किया था फॉर स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन। एंड ये एक मॉडल है हमारे पास जो मेनली नर्सिंग के लिए बना था, नर्सिंग सेक्टर के लिए डेवलप हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद में जो है तो बहुत सारी फील्ड्स ने इसको अडॉप्ट किया। ना इसमें हमारे पास डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट अफेक्टेड मी, सिग्निफिकेंस टू मी, आपके साथ जो हुआ तो उसका आप पे क्या असर पड़ा। ठीक है, या सिग्निफिकेंस टू मी, वो वाक़या या वो एक्सपीरियंस आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्रिप्शन में लिख देनी है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन, एक्शंस, कॉन्सिक्वेंसेस टू मी एंड अदर्स एंड फीलिंग्स। रिफ्लेक्शन में आपने थिंक बैक करना है कि आपके जो एक्शंस थे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ठीक है, उसका आउटकम क्या था, आप पे उसके मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या असरात पड़े, दूसरों पे क्या पड़े, ये सारी चीज़ें आपने रिफ्लेक्शन में लिखनी है। फिर इन्फ्लुएंसेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑन डिसीजन मेकिंग, कि मतलब जो इंटरनल जो है तो कौन सी चीज़ें थी जिसने आपके डिसीजन को अफेक्ट किया, एंड एक्सटर्नल ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसने आपके डिसीजन को अफेक्ट किया उस टाइम। जो आपने डिसीजन लिया उस टाइम तो वो क्यों लिया, आपने इन्फ्लुएंसेस में लिखनी है। हाउ टू डील विद दिस बेटर, चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब हाउ टू डील विद दिस बेटर में आपने लिखना है कि आप मतलब फ्यूचर में आपके पास कौन कौन से चॉइसेस है और आप कौन कौन सी जो ऑप्शंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एंड लर्निंग, फीलिंग्स, फ्यूचर वर्क, चेंज्ड वेज ऑफ नोइंग, एविडेंस, एथिक्स, ओन डेवलपमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर प्रोफेशनल रोल। अब लर्निंग में आपने लिखना है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है या जो आपके पास कोई सिचुएशन पेश आई है, कोई इवेंट पेश आया है, उससे आपने क्या सीखा। सही है। फ्यूचर वर्क आपने कि मतलब फ्यूचर में अगर दोबारा से आपके साथ ऐसा कोई हुआ, कोई हादसा पेश आया या कोई भी सिचुएशन पेश आई तो आप फिर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या लिखेंगे। चेंज्ड वेज ऑफ नोइंग, कि मतलब आपने क्या क्या नई चीज़ें सीखी, आपने एविडेंस देने हैं। एथिक्स, ओन डेवलपमेंट, कि आपकी पर्सनल कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, नॉलेज में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई, स्किल्स में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर प्रोफेशनल रोल, मतलब अगर आप कोई एकेडमिक या किसी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसको इंटरप्रेट करेंगे कि उसने आपके जो प्रोफेशनल रोल है उसको कितना इम्प्रूव किया। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑरिड मॉडल आता है। ऑरिड मॉडल जो हमारे पास है, इट इज़ बेस्ड ऑन कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, जो कि आप टीचिंग एंड लर्निंग में पढ़ेंगे, आपका सब्जेक्ट होगा। तो कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी जो है हमारे पास, ये ऑरिड मॉडल जो है वो उस पे बेस्ड है। इसमें हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। ऑरिड इज़ एन एक्रोनिम फॉर ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव में डिस्कस योर कंक्रीट एक्सपीरियंस। अब ऑब्जेक्टिव में हमारे पास गेटिंग द फैक्ट्स होता है। सही है। व्हाट डिड यू डू, ऑब्जर्व, रेड एंड हेयर, हु वॉज इन्वॉल्व एंड वट वॉज सेड। अब इसमें आपने फैक्ट्स लिखने हैं कि उस टाइम क्या हुआ, आपने क्या सुना, क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, कौन कौन इन्वॉल्व था और क्या क्या कहा गया। आपने उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आर फॉर रिफ्लेक्टिव, डिस्कस योर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। अब रिफ्लेक्टिव में आपने अपने जो एक्सपीरियंस है के बारे में, जो फीलिंग्स थे, जो इमोशंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, वो सारी चीज़ें लिखनी हैं। हाउ डिड इट फील, व्हाट डज इट रिमाइंड यू ऑफ, एंड डिड यू फील सक्सेसफुल, इफेक्टिव एंड नॉलेजेबल। अब आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया, उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी। ठीक हो गया।
इसने आपको क्या रिमाइंड किया और उस टाइम आपको क्या लगा कि आपके जो नॉलेज है वो आपके पास है, प्रॉपर नॉलेज आपके पास है, आपने जो इंटरवेंशंस किए वो इफ़ेक्टिव है, सक्सेसफुल है या नहीं है। आपने सारी अपनी फीलिंग्स जो है तो इसमें डिस्कस कर देनी है। फिर आई फॉर इंटरप्रेटिव, डिस्कस योर कॉग्निटिव एक्सपीरियंस। अब इंटरप्रेटिव में आपने जो है तो अपनी वैल्यूज़, मीनिंग्स, पर्पस एंड लर्निंग वगैरह लिखनी है, ठीक है। व्हाट डिड द एक्सपीरियंस मेक यू थिंक, हाउ डिड इट चेंज योर थिंकिंग अबाउट, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट स्ट्रेटजीज वर्क द बेस्ट एंड व्हाट स्ट्रेटजीज कुड बी इम्प्रूव्ड। अब आपने इसमें जो है तो इंटरप्रेट करना है कि जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, आप मतलब इसने आपकी सोच को कैसे बदला, अगर बदला, क्या क्या नई चीज़ें आपने इससे सीखी, इस एक्सपीरियंस से क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है तो आपने सीखी, कौन सी स्ट्रेटजीज अच्छी हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज जो है तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपने इंटरप्रिटेशन में लिखनी है। फिर डी फॉर डिसीजनल, कैन यू ट्रांसलेट योर एक्सपीरियंस इनटू अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। डिसीजनल में हम फ्यूचर जो स्टेप्स होते हैं हमारे पास उसके बारे में लिखते हैं कि हमने अपनी जो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है उससे क्या सीखा, वो किस तरह से हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करती हैं। व्हाट विल यू डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा से सेम सिचुएशन हुई तो आप क्या डिफरेंट करेंगे उसमें। हाउ विल दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट योर पर्सनल चॉइस, करियर पाथ और यूज़ ऑफ न्यू स्किल्स और इन्फॉर्मेशन। कि मतलब इस एक्सपीरियंस से आपकी जो पर्सनल ग्रोथ हुई, जो चीज़ें आपने सीखी, जो नई चीज़ें लर्न की, उसके बारे में लिखना है कि इस एक्सपीरियंस ने आपको कैसे अफेक्ट किया। एंड व्हाट ओपिनियंस हैव यू फॉर्म्ड एंड व्हाई। और इस एक्सपीरियंस ने जो है तो इस एक्सपीरियंस के बारे में आपकी जो ओपिनियंस है, आपके जो ख्यालात है, वो आपने लिखने हैं और क्यों हैं ये भी लिखना है। नाउ फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग। पहले हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है उसकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दैट इज़ रिफ्लेक्शन के बारे में आप जो है तो डीप थिंकिंग करते हैं उस चीज़ के बारे में। फिर एविडेंस, आप अपने आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस उसमें लिखते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ क्लैरिटी, आप जो लिख रहे हैं उसमें आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे, आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स से जो है तो उसको लिखेंगे, और फैक्ट्स एंड फिगर्स या एनालिसिस में आप दूसरों के भी पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे। अगर किसी एकेडमिक चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं तो फिर आप सर्टनली मतलब दूसरे रिसोर्सेज से भी आप जो है तो दूसरे के भी पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे। तो आपने क्लियरली लिखना है ताकि रीडर को समझ आ जाए। नाउ फीचर्स में हमारे पास होता है, द फर्स्ट वन इज़ रीज़न ऑफ राइटिंग, डेलिब्रेट एंड पर्पसफुल, कमिट सेल्फ टू आइडेंटिफाई लर्निंग। अब एक है तो हमारे पास हम कहते हैं कि एकेडमिक पर्पस के लिए लिखते हैं, ठीक हो गया। रीजंस ऑफ राइटिंग हमारे पास एक एकेडमिक पर्पस के लिए हम लिखते हैं, वो तो हमारी जो है तो लर्निंग में आती है, मतलब आपको कोई असाइनमेंट मिली है या इस तरह से किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं। सेकंड हमारे पास जो है तो हम कहते हैं कि कमिट सेल्फ टू आइडेंटिफाई लर्निंग, अपनी जो लर्निंग है हम उसके लिए लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डायरी होती है या कोई जर्नल होता है जिसमें हम अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं, तो वो हम अपनी लर्निंग के लिए लिखते हैं कि मतलब पास्ट में हमारे पास ये हुआ तो फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए अगर इसी तरह की सिचुएशन आई, या कौन सी चीज़ें हमने ठीक की, कौन सी गलत की, कौन इस सिचुएशन ने या इस एक्सपीरियंस ने हमें पर्सनली कैसे अफेक्ट किया, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट वन इज़ रीज़न फॉर राइटिंग हो गया। सेकंड में हमारे पास राइटिंग कैन हेल्प अस टू ऑर्डर आवर थॉट्स। अब जब हम राइट करते हैं, एक हमारे पास हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, हम जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो पहले एक ख्याल आता है, फिर हमें याद आता है बाद में कि ओ मैं तो ये चीज़ भूल गई थी, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा, तो वो कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में नहीं होता। लेकिन जब हम राइट करते हैं उस चीज़ को, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, रफली आइडियाज़ को लिस्ट कर देना है, रफ स्केच बना देना है, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्डर में लिखना है। सो राइटिंग कैन हेल्प अस टू ऑर्डर आवर थॉट्स, हम जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, उसको ऑर्डर वाइज लिख देते हैं। इम्पोज सम ऑर्डर इन द कंटेंट, हमारे जो आइडियाज़ है उसको एक ऑर्डर दे देता है, ऑर्गेनाइज कर देता है। प्रायोरिटाइज एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, हम जब नंबरिंग करते हैं तो हम उसको प्रायोरिटी के मुताबिक करते हैं ना, मतलब इंपॉर्टेंस के हिसाब से करते हैं कि फर्स्ट हम किस चीज़ को इम्पॉर्टेंट देते हैं, उसको हम 1 नंबर दे देते हैं, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ प्रायोरिटी पे है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरह से हम लिखते हैं। फिर फोर्स टू एक्नॉलेज इश्यूज दैट मे बी इग्नोर्ड, हम जब किसी चीज़ के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, डीप हम उसके बारे में किसी सिचुएशन के बारे में थिंक करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं उस चीज़ को, तो सर्टन हमारे पास ऐसे इश्यूज भी एक्नॉलेज हो जाते हैं जो हम अगर
मतलब रफली उसको डिस्क्राइब करें तो वो इग्नोर हो जाते हैं। पुट हायरार्कियल ऑर्डर टू इश्यूज। हायरार्कियल ऑर्डर हम रैंक के हिसाब से जो ऑर्डर होता है उसको कहते हैं। सो दैट बेसिकली कम्स इन द इम्पोर्टेंस वाले सेक्शन में ही आ जाता है कि हायरार्कियल ऑर्डर मतलब रैंक के हिसाब से हम ऑर्डर करते हैं इश्यूज़ पे, कि मतलब फर्स्ट हमारे पास कौन सा मेजॉरिटी पे जो इशू है या हमारे पास कौन सा सबसे प्रायोरिटी पे इशू है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये सारी चीज़ें हम हायरार्कियल ऑर्डर में लिखते हैं। फिर थर्ड है हमारे पास द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ परमानेंट रिकॉर्ड। अब अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, कोई एक्सपीरियंस होता है, वो हम उस टाइम के लिए तो हमें याद रहता है, बट मे बी फ्यूचर में हमसे वो चीज़ भूल जाए या भूल भी जाती हैं एंड उसमें सर्टन चेंजेस भी आ जाती हैं हमारे माइंड में, हमें वो चीज़ उसी तरह से तो याद नहीं रहती। तो हम जब एक चीज़ को लिख लें तो वो हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है। इट प्रोवाइड्स अ फुलर पिक्चर ऑफ व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन। हमारे पास जो भी सिचुएशन है या जो भी एक्सपीरियंस है हमारे, या जो भी चीज़ें हुई है, उसके हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है एंड कैन नॉट फॉरगेट और इग्नोर द इवेंट्स। अब अगर टाइम जिस तरह से गुजरता जाता है तो हमारे माइंड से चीज़ निकल जाती है, हम भूल जाते हैं सर्टन डिटेल्स या कुछ इवेंट्स, हम जो है तो भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको उसी टाइम लिख लेते हैं तो फिर हमें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास वो ऑलरेडी रिकॉर्ड में रह जाता है। क्रिएटिविटी थ्रू राइटिंग। It may leads to creative thinking, where actions are not only justified and defended, but development of new understanding and perspectives are achieved, or understanding of past situation are seen by different dimensions. अब हम अगर रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास क्रिएटिविटी आ जाती है, क्योंकि हम जब उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट डायमेंशन से उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसके गुड बैड पॉइंट्स, हर एक चीज़ लिखते हैं। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस सिचुएशन के बारे में, किस तरह से उसने हमें अफेक्ट किया, हमारे पर्सनल ग्रोथ, हमने जो उस टाइम एक्शंस ली वो क्यों ली, हम फर्दर अगर फ्यूचर में हमारे पास हुआ तो क्या क्या करेंगे, डिफरेंट अल्टरनेटिव सोचते हैं, तो हमारे पास क्रिएटिविटी आ जाती है उस चीज़ में। यूजिंग राइटिंग टू डेवलप लॉजिकल स्किल्स। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल स्किल्स, इसमें हमारे पास जो है तो आर्टिस्टिक स्किल्स भी हो सकती हैं, टीचिंग स्किल्स हो सकती हैं हमारे पास। लॉजिकल में डिफरेंट जो हमारे पास स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, हमारी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं हमारी। तो राइटिंग कैन हेल्प अस डेवलप लॉजिकल स्किल्स। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग करेंगे, इससे हमारे पास हमारी लॉजिकल रीजनिंग जो होगी, कि मतलब हम रीज़न कर सकें कि हमने अगर एक एक्शन लिया तो क्यों लिया, उसको डिफेंड कर सकें, एविडेंस पेश कर सकें, हमारी जो स्किल्स होंगी वो हमारे पास इम्प्रूव होंगी। And the sixth one is using writing to develop critical thinking. Now critical thinking हमारे पास, हम जब एक चीज़ के बारे में डिटेल में सोचते हैं ना, उसके हर एक पर्सपेक्टिव के बारे में सोचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक हो गया। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास डीपर काइंड ऑफ थिंकिंग होती है। एक तो होता है कि हम बस एक सिचुएशन के बारे में सोचें तो हम सिर्फ उसको डिस्क्राइब करते हैं, बट क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास हम उस सिचुएशन के बारे में भी सोचते हैं, फिर हम उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि हमने उस सिचुएशन में अगर एक्शन लिया तो क्यों लिया, हमने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, क्यों किया, अगर हमने रिस्पॉन्ड किया, या किस तरीके से बिहेव किया तो क्यों किया। हम एवेल्युएट करते हैं कि हमारे पास उस एक्सपीरियंस ने हमें किस तरह से इफ़ेक्ट किया, हमारी पर्सनल ग्रोथ हुई, हमने कोई नई चीज़ें सीखी, नहीं सीखी। तो ये हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाती है, मतलब डीप थिंकिंग हम करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कंसिडरिंग अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी। हमारे पास जिस तरह से हमने कह दिया कि हम क्वेश्चन करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड एवेल्युएट करते हैं किसी सर्टेन इवेंट को। नाउ लेट्स ट्राई सम। डिस्क्राइब अ टाइम इन योर करियर वेयर यू फेल्ड एट समथिंग। अब ये आपके पास एक दूसरा असाइनमेंट हो गया कि आप किसी, जो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या कोई भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, नहीं भी है तो आप ऐसे ही कोई इमेजिनरी सीन लिख दें। डिस्क्राइब अ टाइम इन योर करियर वेयर यू फेल्ड एट समथिंग। समथिंग आपका पेपर भी हो सकता है, ठीक हो गया, या आप किसी चीज़ में, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स है या किसी कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया है एंड यू फेल्ड एट दैट। ठीक है, तो आप उसको डिस्क्राइब करें, दैट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, हाउ डिड इट मेड यू फील, आपने अपनी फीलिंग्स लिखनी है, फिर हाउ हैज़ दैट इवेंट चेंज्ड यू एज ए पर्सन। अब उस फेलियर का आप पे क्या असर हुआ,
आपने उस फेलियर से क्या सीखी, आपने उस एक्सपीरियंस से क्या नई चीज़ें सीखी, क्या नई बातें सीखी, उसने आपको कैसे इफ़ेक्ट किया, आपने ये चीज़ें लिखनी है। एंड व्हाट विल यू डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम, अगर फ्यूचर में मतलब पास्ट में यू फेल्ड एट समथिंग, आपका कोई पेपर फेल हो गया, ठीक है, आपने वो लिख देना है व्हाट हैपेंड में, हाउ डिड इट मेड यू फील, मतलब आप बहुत ज़्यादा अपसेट हुए उस चीज़ से, ठीक है। फिर हाउ हैज़ दैट चेंज्ड यू एज ए पर्सन, आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट हुए, बहुत ज़्यादा एंग्री थे, ठीक है, कि आपका पेपर फेल हो गया, बट देन दैट चेंज्ड यू, कि आप सोचते हैं कि शायद मैंने मेहनत नहीं की थी इसी वजह से मेरा पेपर फेल हो गया, एंड यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। तो मतलब उस एक्सपीरियंस का आप पे ये असर हुआ कि आप और ज़्यादा मेहनत करने लगे, ठीक है। तो आपने ये लिख देना है। एंड देन व्हाट विल यू डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम, कि अगर नेक्स्ट टाइम आप किसी चीज़ में फेल हुए तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब पास्ट में आप अपसेट हो गए, एंग्री हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, बट फ्यूचर में यू वुड सी इट एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप सोचते हैं कि फेलियर जो है हमारे पास एक स्टेपिंग स्टोन होता है। अब अगर आप इस बार फेल हो गए देन यू विल ट्राई हार्ड नेक्स्ट टाइम, आप ज़्यादा वर्क हार्ड करेंगे, एंड आप जो है तो मतलब उस फेलियर को आप ज़्यादा क्या कहते हैं कि दिल पे नहीं लेंगे, आप डिप्रेस नहीं होंगे, अपसेट नहीं होंगे, बल्कि आप और ज़्यादा मोटिवेट होंगे इससे। तो आपने ये चीज़ें लिख देनी है। Critical thinking. Now, critical thinking is the analysis of facts to form a judgment, rational and unbiased analysis. अब critical thinking में आपने analyze करना है facts को to form a judgment, ठीक है, लेकिन rational and unbiased analysis होगा। rational मतलब logical होता है कि आप reason कर सकें कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या कोई एक्शन आपने लिया है तो क्यों लिया है, लॉजिकल रीजनिंग आपने करनी है। एंड अनबायस्ड एनालिसिस होगा, मतलब किसी चीज़ को फेवर आपने नहीं करना कि ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए इस चीज़ को फेवर करना है, ये चीज़ नहीं है तो इसको नहीं, अनबायस्ड आपने एनालिसिस करनी है। एंड स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म का मतलब है द एटीट्यूड ऑफ डाउटिंग द ट्रूथ ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में आपका जो डाउट होता है, किसी क्लेम के बारे में आपको जो डाउट होता है, दैट इज कॉल्ड स्केप्टिसिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स, आप क्रिटिकल थिंकिंग की जो आप पर्सनल मतलब अपने आप के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, दैट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब कि आप अपने बारे में सोचते हैं कि पास्ट में आपने कोई एक्सपीरियंस किया तो आप अपने बारे में सोचते हैं कि आपके साथ जो हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड मतलब अपने आप के बारे में होती है। सेल्फ मॉनिटर्ड, आप अपने बिहेवियर जो है, आपने जो बिहेव किया, जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह से बिहेव किया, उसको मॉनिटर करते हैं कि आपने उस सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, या आप डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, आप ख़ुद को मॉनिटर करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करें, ठीक है। मतलब अब हम कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हम इसी चीज़ को कहते हैं ना, रेगुलेट करते हैं, रेगुलेशंस एंड डिसिप्लिन वगैरह, कि आप वो चीज़ करें जो आप नहीं करना चाहते, मतलब कोई अच्छी चीज़ है ना, आप वो करें जो नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल हेल्दी डाइट आप ले, चाहे आप नहीं भी लेना चाहते, सो दैट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें वेदर यू आर नॉट फीलिंग लाइक दैट, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। एंड सेल्फ करेक्टिव मतलब पास्ट में अगर आप से कोई गलती हो गई, आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो फ्यूचर में आप वो दोबारा नहीं करेंगे, आप ख़ुद को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने बिहेवियर्स को, अपने एक्शंस को। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ 5 स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स क्या क्या हैं। द 5 की क्रिटिकल स्किल्स आर एनालिसिस, डिटेल्ड एग्जामिनेशन हमारे पास हो गई, हम उस इवेंट को डिटेल्डली एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, फैक्ट्स फिगर्स वगैरह देते हैं। कम्युनिकेशन, सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। क्रिएटिविटी, द यूज़ ऑफ इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडियाज़ टू क्रिएट समथिंग, इन्वेंटिवनेस, कुछ न्यू क्रिएट करना, कुछ यूनिक क्रिएट करना, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। वेदर आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हैं या ओरिजिनल आइडियाज़ यूज़ करते हैं, मतलब किसी रेफरेंस को देख के आप कुछ नया इन्वेंट करते हैं, कुछ यूनिक सा। ओपन माइंडेडनेस, वेलकमिंग न्यू आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट यू टिपिकली डू नॉट अलाइन विद। ओपन माइंडेडनेस मतलब कि आप ऐसे आइडियाज़ या आर्ग्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन भी ले जो नॉर्मली आप जो है तो वो नहीं लेते। ओपन माइंडेडली आप हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करें, हर एक चीज़ को वेलकम करें, न्यू आइडियाज़ को वेलकम करें। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइंडिंग द सोल्यूशन एंड अल्टरनेटिव्स, क्योंकि मोस्टली हमारे पास, हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास
प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग के लिए होती है। तो लास्ट में हम अगर कोई सिचुएशन है या कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, क्रिएटिविटी, ओपन माइंडेडनेस, न्यू आइडियाज़ उसके बारे में सोचते हैं, और फिर लास्ट में हमारे पास उसके सोल्यूशन हम ढूंढते हैं। जो अल्टरनेटिव्स होते हैं या फर्दर जो है तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होते हैं, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्टिव राइटिंग। हमने इसमें रिफ्लेक्टिव जो मॉडल्स हैं वो हमने डिस्कस की, हमारे पास स्किल्स जो हैं वो हमने डिस्कस की, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डिस्कस की हमने। अब इसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ इस टाइप के आ सकते हैं कि आपसे किसी सर्टन रिफ्लेक्टिव मॉडल के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि हमने कहा कि गिब्स में हमारे पास कितनी स्टेजेस होती हैं, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बॉर्टन्स जो हमारे पास डेवलपमेंट फ्रेमवर्क था उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, सो व्हाट एंड नाउ व्हाट। इसी तरह आपसे जॉन्स मॉडल के बारे में पूछा जा सकता है, ऑरिड्स मॉडल के बारे में पूछा जा सकता है। ऑरिड्स मॉडल में आपसे पूछा जा सकता है कि ओ हमारे पास जो है तो किस चीज़ का एक्रोनिम है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव, या आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जा सकते हैं। आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। दैट वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्टिव राइटिंग। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क।